जय हिंद दोस्तों। आज संविधान के भाग 5 के क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 72 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ईच वन टीच वन मोटो के तहत आज हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 72 का, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा किन किन प्रोसेस से और कितने प्रकार के क्षमादान किया जाता है इसके बारे में जानकारी करेंगे। अनुच्छेद 72 खास तौर से राष्ट्रपति के उस शक्ति के बारे में बात करता है जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, उसको संविधान में अधिकार दिया गया है। कहीं यूएसए के संविधान में जो राष्ट्रपति के अधिकार क्षमादान की है उससे बढ़कर इसमें अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति किन किन मामलों में क्षमादान कर सकता है। क्षमादान का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई व्यक्ति है और किसी मामले में उस पर कोई अभियोग चलता है, किसी भी अपराध के मामले में, हत्या के मामले में, रेप के मामले में, हत्या करने के प्रयास के मामले में, चोरी, लूट, डकैती, किसी प्रकार के मामले में अगर उस पर कोई अभियोग चलता है और अभियोग से जिला न्यायालय द्वारा उसको दंडित कर दिया गया, उच्च न्यायालय द्वारा दंडित कर दिया गया, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वहाँ भी दंडित हो गया और उसका दंड अब बरकरार हो गया, उसको दंड भुगतना ही भुगतना है, उसको जो सज़ा हो गई उस सज़ा को उसको जेल में काटना ही काटना है, या फांसी की सज़ा हो गई तो उसको फांसी पर लटकना है। ऐसी स्थिति में यदि वह याचिका महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष दाखिल करता है तो महामहिम राष्ट्रपति को ये 5 प्रकार से अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 72 के तहत कि वो इनमें से किसी भी रीत से क्षमादान कर सकता है या क्षमादान नहीं कर सकता है। आइए अध्ययन करते हैं इसका। आप देखें संविधान के भाग 5 में ही है भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। यह अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन किया गया है। क्या है अनुच्छेद 72? कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी अभियुक्त को जिसको न्यायालय द्वारा दंडित कर दिया गया है या न्यायालय में प्रोसेस अभी चल रहा है, सपोज करिए जिला न्यायालय ने दंडित कर दिया है और वो हाई कोर्ट में अपील किया है, प्रोसेस वहाँ चल रहा है, या हाई कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है। इस ड्यूरेशन में वो राष्ट्रपति को क्या क्या पावर दिया गया है या अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दंडित कर दिया गया, तो राष्ट्रपति किस तरह से क्षमादान कर सकता है यदि उसके पास लिखित याचिका क्षमादान की दाखिल होती है। अब देखिए क्षमादान 5 प्रकार से हो सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। पहला है पार्डन, क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम और पांचवा प्रविलंबन। पांचों का हम अर्थ समझेंगे। अब बहुत ही इजी भाषा में, सिंपलेस्ट भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में इसका अर्थ हमने लिखने का प्रयास किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब आइए देखते हैं क्षमा क्या है। क्षमा में उसको राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, क्षमा का मतलब पार्डन इंग्लिश में कहते हैं, किसी भी सजा को पूर्णतः पूरी तरह से माफ करने की शक्ति इसमें प्राप्त है। यह शक्ति विचारण के दौरान, यानी मामला अभी ट्रायल में है तब भी वो माफ कर सकता है। और कैसे माफ करेगा? पूरी तरह से। जैसे किसी को फांसी हो गई तो राष्ट्रपति को यह अधिकार इसके तहत प्राप्त है, क्षमा के तहत, कि वो पूरी तरह से फांसी की सजा ही माफ कर देगा। आजीवन कारावास हो गई, पूरी तरह से आजीवन कारावास को माफ कर देगा। 10 साल की सजा हो गई, पूरी तरह से 10 साल की सजा माफ कर देगा। मैंने सजा को पूर्णतः माफ कर देना, उस व्यक्ति को फ्री कर देना एकदम, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। ये सबसे बड़ी क्षमा है। ये 5 क्षमाओं में क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन, ये 5 में सबसे बड़ी क्षमा कौन सी है? पहला नंबर क्षमा। इसमें पूर्णतः माने पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है। ये ट्रायल के दौरान भी मामला है तब भी माफ कर दिया जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर लघुकरण, कम्यूटेशन। क्या है लघुकरण में? क्या होता है, किस तरह की माफी होती है? तो लघुकरण में क्या होता है? दंड के प्रकार को कम कर दिया जाता है। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दंड का जो प्रकार है, प्रकार को कम किया जाएगा, दंड के प्रकृति में बदलाव
करके। दंड की प्रकृति का मतलब क्या है, कोई भी सजा होती है, जिसे सपोज करिए आप सुने होंगे समाचार पत्रों में कि माननीय न्यायालय ने, जिला न्यायालय ने क्या किया, किसी व्यक्ति को 14 वर्ष की सश्रम कठोर कारावास दे दिया। 10 वर्ष का सश्रम माने जेल में रहते हुए श्रम भी उसको करना पड़ेगा, कठिन श्रम करना पड़ेगा जेल मैनुअल के अनुसार, तो सश्रम कारावास दे देता है। तो उस सश्रम कारावास को वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 10 वर्ष के कठोर या सश्रम कारावास को 10 वर्ष के साधारण कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन समय में चेंजिंग नहीं करते हैं। 10 वर्ष का है तो 10 ही वर्ष रहेगा, 14 वर्ष का है तो 14 वर्ष रहेगा। जितना न्यायालय ने दंड निर्धारित किया, जितने वर्ष का दंड उतना ही रहेगा। बस उसमें क्या होता है, नेचर में चेंजिंग हो जाती है, उसकी प्रकृति में चेंजिंग हो जाती है। प्रकृति में चेंजिंग का मतलब कठोर कारावास है तो साधारण कारावास हो जाएगा। सिंपल तरीके से कैदी जो है जेल में अपना समय काटेगा और कठोर काम लिए जाएंगे। उसमें जो भी जेल मैनुअल के अनुसार कठोर काम है, पत्थरों को तोड़ना या उसमें हार्ड वर्क करना, पर डे का टारगेट रहता है इतना काम करना, तो वो कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकते हैं। और फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं। किसके तहत फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलेंगे, लघुकरण में, कम्यूटेशन में। इसमें क्या है, इसमें पूरा ही माफ कर देते हैं। फांसी की सजा है पूरा ही माफ, 10 वर्ष की सजा है पूरा ही माफ, आजीवन कारावास है पूरा ही माफ। इसमें क्या होगा, फांसी की सजा को उम्र कैद में कर देंगे और किसी पार्टिकुलर 10 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष, कोई पार्टिकुलर वर्ष निर्धारित है, न्यायालय ने निर्धारित किया कितना दंड इनको कठोर कारावास का दिया जा रहा है, तो उस वर्ष तो वही रहेगा। बस कारावास की प्रकृति, नेचर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, साधारण कारावास में आ जाएगा। अगला आते हैं परिहार। परिहार में क्या होता है, रिविजन में क्या होता है, परिहार में दंड की अवधि कम हो जाती है। यहां पर दंड की अवधि वही रहेगी, बस नेचर चेंज होगा। यहां पर नेचर नहीं चेंज होगा, दंड की अवधि कम कर देंगे। दंड की प्रकृति, नेचर में बदलाव नहीं होगा, नेचर नहीं चेंज होगा। जैसे 10 वर्ष की कठोर कारावास है तो 4 वर्ष का कठोर कारावास कर देंगे। 14 वर्ष का साधारण कारावास है तो 7 वर्ष साधारण कारावास कर देंगे। तो जो सजा का प्राविधान है, उसके जो ईयर्स हैं, समय है, उस समय में कमी कर दी जाएगी। नेचर जो प्रकृति है, कठोर या साधारण, वो वही बना रहेगा। अगर साधारण है तो साधारण बना रहेगा, कठोर है तो कठोर बना रहेगा। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। 10 वर्ष की कठोर कारावास को 4 वर्ष की कठोर कारावास में कर देंगे। अगर 14 वर्ष की साधारण कारावास मिली है तो 7 वर्ष का साधारण कारावास, 3 वर्ष का साधारण, उसकी अवधि को कम कर देंगे और नेचर को नहीं बदलेंगे। तो उम्मीद है परिहार को आप समझ पाए होंगे। इसमें एक अपवाद आता है, प्रश्नों में पूछा जाता है, याद रखिएगा। यह अपवाद इसमें यह है कि फांसी की सजा में यह लागू नहीं होती है। यानी परिहार जो दया याचिका है, क्षमा याचना है, वो फांसी की सजा में लागू नहीं होती है, क्योंकि फांसी की सजा में प्रकृति नहीं चेंज होना है। यहाँ प्रकृति कठोर है तो कठोर रहेगा, साधारण है तो साधारण। तो यहाँ फांसी की सजा की प्रकृति फांसी ही है, तो उसको कम नहीं किया जा सकता है। तो ये अपवाद की श्रेणी में यहाँ आप रखेंगे, फांसी की सजा में लागू नहीं होती है। चौथा तरीका क्या है, विराम, रेस्पाइट। विराम में क्या होता है, विशेष कारणों से, यदि कोई विशेष कारण है जिसमें वो व्यक्ति जो सजा काट रहा है जेल में, वृद्ध है, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया, या कोई गर्भवती महिला है, तो उसके सजा को कम करने का प्रावधान किसमें है, विराम में है। तो विराम में किस तरह का दया याचिका है, विशेष कारणों में, वृद्ध हो, गंभीर बीमारी से हो या गर्भवती महिला हो, तो इसकी याचिका महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ दाखिल होती है। तो इसमें यहाँ से उसको यहाँ से उसको प्रॉफिट मिलता है, उस अभियुक्त को। आते हैं लास्ट, प्रविलंबन। प्रविलंबन रिप्राइबिव या सस्पेंशन। ये क्या होता है प्रविलंबन, यह केवल फांसी के मामले में लागू होता है। क्या होता है इसमें, फांसी के मामले में अस्थायी टेम्परेरी रोक लग जाती है इसमें। जैसे किसी व्यक्ति को माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, आज सपोज करिए कि आज 5 मार्च है, 5 मार्च को माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया कि अमुक अभियुक्त को 15 मार्च को फांसी दी जाएगी।
और वो पहले मान लो सेशन कोर्ट जिला न्यायालय ने उसको फांसी की सज़ा दे दी, उच्च न्यायालय में उसने अपील किया, उच्च न्यायालय में ने भी उस फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। उस व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, सर्वोच्च न्यायालय ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा और सर्वोच्च न्यायालय ने फाइनल कर दिया कि भैया आज मार्च है, 15 मार्च को इस व्यक्ति को फांसी लगेगी। सपोज करिए उस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदय विदेशी दौरे पर हैं, किसी अन्य कारण से बाहर हैं और मौजूद नहीं है। उस समय ये दया याचिका जारी, इस दया याचिका पर विचार करते हैं और उसमें कहते हैं कि तत्काल में मैं जब तक लौट कर नहीं आ पा रहा हूँ तब तक कि भी इस पर अस्थायी रोक लगाई जाती है। आने के बाद इसको मैं देखूंगा और उसके बाद जो डिसीजन दूंगा कि स्वीकार कर रहा हूं या रिजेक्ट कर रहा हूं तो उस अनुसार काम होगा। तो उम्मीद है पांचों को आप समझ पाए होंगे, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसमें कि जो क्षमा याचिका है राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्षमादान दे दिया गया, तो क्षमादान का कारण बताने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य नहीं है। कारण बताने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य नहीं है कि माननीय न्यायालयों को या फिर मंत्रिपरिषद को कारण बताएं कि मैंने क्यों माफ कर दिया। न्यायिक समीक्षा इसकी न्यायालय में नहीं की जा सकती है कि उन्होंने गलत माफ कर दिया या सही माफ कर दिया। दया याचिका जो दाखिल की जा रही है, क्षमा याचना जो पत्र दिए जा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, वो लिखित रूप से होना चाहिए, मौखिक स्वीकार नहीं होती है। शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। मैंने क्षमादान शक्ति का प्रयोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। अगर दया याचिका एक बार दाखिल की गई महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष, अब महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इन पांचों प्रकारों में से किसी प्रकार से दाखिल की गई है और उसको उन्होंने रद्द कर दिया, स्वीकार नहीं किया, तो उस व्यक्ति का पुनः दोबारा दया याचिका या क्षमा याचिका नहीं दाखिल की जा सकती है। तो एक बार रद्द होने के बाद दया याचिका दोबारा दाखिल नहीं होगी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं दया याचिका से, क्षमादान से। क्या प्रश्न होता है कि भारत के इतिहास में कौन से ऐसे महामहिम राष्ट्रपति हुए हैं जो सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा को माफ़ किए हैं? तो वह हैं भारत की महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 30 व्यक्तियों के फांसी की सज़ा को माफ़ किया था। ये एक रिकॉर्ड है। अब तक के भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा माफ़ करने वाले राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। उसके बाद एक रिकॉर्ड और आता है, सबसे ज़्यादा दया याचिका खारिज करने का रिकॉर्ड किस राष्ट्रपति के नाम से जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो दया याचिका खारिज की गई, 44 दया याचिकाओं को खारिज करके अपने कार्यकाल के दौरान श्री आर वेंकट रमन महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने, श्री आर वेंकट रमन महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसका एक रिकॉर्ड बनाया। उनके नाम से ये रिकॉर्ड है कि 44 दया याचिकाओं को उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान खारिज किया है। दूसरे नंबर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणब मुखर्जी साहब आते हैं। प्रणब मुखर्जी सर ने 28 दया याचिकाओं को अपने कार्यकाल के दौरान खारिज किया है। अब इसमें दो आर्टिकल जो इस आर्टिकल 72 से रिलेट करते हैं। 143 माननीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संविधान में 143 आर्टिकल में दिया गया है। और आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, तो ये रिलेट करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को यहाँ पर विशेष पावर दिए गए हैं, जबकि ये दंड का प्रावधान न्यायपालिका का विषय वस्तु है। तो यहाँ पर ये अनुच्छेद इससे कोरिलेट करता है। तो 50 और 143 को आप ध्यान में रखेंगे। अब आता है कि 2-3 बिंदुओं पर देख लेते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति, दोनों में क्षमादान याचिका में किसको श्रेष्ठ रखा जाए? तो यूएसए का प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट। यूएसए का प्रेसिडेंट भी फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, उम्र कैद की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, अन्य सजाओं को माफ़ कर सकते हैं। इंडिया के प्रेसिडेंट फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं, उम्र कैद को भी माफ़ कर सकते हैं,
अन्य सजाओं को भी माफ़ कर सकते हैं। साथ साथ इनके पास जो प्लस पॉइंट है कि सेनाओं में जो सज़ा दिया जाता है कोर्ट मार्शल के द्वारा, सेनाओं में जो सज़ा दिया जाता है कोर्ट मार्शल के द्वारा, इस सज़ा को भी भारत का राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं, लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान नहीं है। तो यहाँ पर क्षमादान की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को ज़्यादा प्राप्त होती है। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार से भारत के राज्यपाल महोदय को भी अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल महोदय को क्या नहीं प्राप्त है कि वो फांसी की सज़ा नहीं माफ़ कर सकते हैं, फांसी की सज़ा नहीं माफ़ कर सकते हैं। और दूसरा, कोर्ट मार्शल जो सैन्य अदालतें होती हैं, सैनिकों की जो अदालतें होती हैं, कोर्ट मार्शल की सज़ा को नहीं माफ़ कर सकते हैं। बाकी और सजाओं को राज्यपाल महोदय को भी अधिकार प्रदान किया गया कि वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन फांसी की सज़ा और कोर्ट मार्शल की सज़ा नहीं माफ़ कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में है? 161। राज्यपाल महोदय कहाँ प्राप्त है क्षमादान की शक्ति? अनुच्छेद 161 में। लेकिन फांसी की सज़ा, कोर्ट मार्शल, इन दो सजाओं को माफ़ नहीं कर सकते हैं। यूएसए के राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल की सज़ा माफ़ करने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को है। तो पांचों प्रकार के आप जो है क्षमादान को आप समझ पाए होंगे। और थोड़ा सा और आपको समझना है लास्ट में, जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो तो समझ रहे हैं, या जो न्यायालय से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं वो लोग तो समझ पा रहे हैं। आप देखिए, कोई मामला पहले दर्ज होती है एफआईआर, किसी व्यक्ति के विरुद्ध पहला काम होता है एफआईआर का दर्ज होना, कोई घटना वो व्यक्ति अंजाम दिया तो। उसके बाद इसकी होती है विवेचना, विवेचना के बाद चार्जशीट लगता है, चार्जशीट लगने के बाद यह न्यायालय में दाखिल होता है, सीएस न्यायालय में दाखिल हो गया। जो भी विवेचना अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना जांच में प्रपत्र इकट्ठे किए गए, कैश डायरियों में उसका इंदराज किया गया और संलग्न प्रपत्रों सहित न्यायालय में दाखिल हो गया। न्यायालय में दाखिल के बाद चौथा स्टेप आता है सुनवाई। अब यहाँ ध्यान देना है कि जैसा मामला है वहाँ सुनवाई होती है। छोटे मामले हैं तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ, उससे बड़े मामले हैं सीजीएम महोदय के यहाँ, उससे बड़े मामले हैं एडीजी महोदय के यहाँ, उससे बड़े मामले हैं डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ। तो ये न्यायालयों में यहाँ पर सुनवाई होती है जैसा प्रकरण होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज महोदय द्वारा फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास दे दिया गया उस मामले में, तो इसकी अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। कहाँ अपील होती है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में अपील होगी। उच्च न्यायालय ने भी उस सजा को बरकरार रखा तो फिर इसकी अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। कहाँ होगी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अगर इस सजा को बरकरार रखा तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति महोदय के यहाँ क्षमादान याचिका दायर की जाएगी और राष्ट्रपति महोदय को फिर 5 प्रकार से क्षमादान करने की शक्ति रहेगी कि वो पूर्णतः माफ कर देते हैं, कि कम माफ करते हैं, कि प्रकृति बदलते हैं, कि सजा की अवधि कम करते हैं, कि कुछ देर के लिए रोक लगाते हैं। वो 5 प्रकार से राष्ट्रपति महोदय माफ कर सकते हैं। तो आप इसको एक ट्रायंगल के माध्यम से समझ सकते हैं। कोई भी मामला पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हो जाती है, फिर अपील जो है हाई कोर्ट में होता है, यहाँ सजा बरकरार रखी जाती है, अपील सुप्रीम कोर्ट में होता है, यहाँ भी सजा बरकरार रखी गई तो भारत के प्रेसिडेंट जो है इस पर इनके यहाँ दया याचिका दाखिल की जाती है, क्षमादान याचिका, और वो सुनवाई करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा पार्ट था, अनुच्छेद एक ही था 72, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इस पर एक लेक्चर बनाना उचित समझा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। सभी को जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।